3 साल बाद मैं अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त से मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही सामने खड़े इंसान पर मेरी नजर पड़ी, मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं बार बार अपनी आंखें मल कर देख रहा था, क्योंकि मेरे सामने कोई लड़का नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं हैरानी से बस इतना ही बोल पाया, यार मेरा भाई आखिर लड़की कैसे बन गया? कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं है जो यहाँ मुझे लूटने आया है? मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर क्यूली मुस्कुरा दी। उसने पूछा कि क्या सिर्फ 3 साल में मैं उसे पहचानना भी भूल गया? लेकिन मुझे उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत कहा कि कहीं असली क्यू भाई ने उसे मेरे साथ मजाक करने के लिए तो नहीं भेजा, या फिर कहीं तुम थाईलैंड तो नहीं गए थे? मेरी बात सुनते ही उसने हल्की सी सांस भरी और बोली कि वही असली क्यूली है। उसने अपना नाम भी दोहराया और कहा कि मैं जरा ध्यान से उसे देखूं, लेकिन मेरे लिए ये मानना नामुमकिन था। बचपन से मेरे दिमाग में क्यूली की जो तस्वीर बसी थी, उसमें छोटे बालों वाला एक लड़का था। वही लड़का जिसके साथ मैं ऑनलाइन गेम खेलता था, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में एक ही बेंच पर बैठता था और हर दिन साथ घूमता था। इतने सालों की यादें एक पल में कैसे बदल सकती थी? तभी मुझे उसकी भेजी हुई पुरानी तस्वीरें भी याद आने लगी, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग यही मानने को तैयार नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की वही इंसान है। मेरी हालत देखकर क्यूली हंस पड़ी और बोली कि क्या उसका बदलाव सच में इतना बड़ा लग रहा है? मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया कि कोई लड़के से लड़की बन जाए, उससे बड़ा बदलाव और क्या होगा। मैंने तो मजाक में ये तक पूछ लिया कि आखिर 3 साल में उसका वो कहाँ गायब हो गया। मेरी बात सुनकर उसने सिर पकड़ लिया और बोली कि क्या उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की भी हो सकती हूँ? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। तब क्यू ली ने सच्चाई बताते हुए कहा कि उसने कभी खुद को लड़का नहीं बताया था। गलती सिर्फ इतनी हुई कि मैं बचपन से उसे क्यू भाई कहकर बुलाता रहा और धीरे धीरे उसे भी इस नाम की आदत पड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो पहले हम घर चलते हैं, रास्ते में वो मुझे सारी बातें आराम से समझा देगी। लेकिन रास्ते में सबसे पहले क्यू ली मेरे लिए मिल्क टी खरीदने चली गई। तब मैंने सोचा कि पता नहीं आखिर ये लड़की कौन है, मैं तो इसे ढंग से जानता भी नहीं हूँ, और ये मेरे लिए मिल्क टी लेने चली गई। कुछ देर बाद उसने मेरी पसंद वाला पैशन फ्रूट मिल्क टी मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि यहाँ पर सारी चीजें काफी महंगी हैं। मैंने आदतन उसे थैंक यू कहा। मेरी बात सुनते ही उसने मुझे टोक दिया और बोली कि पहले तो मैं कभी उसे थैंक यू नहीं कहता था, अब अचानक इतना फॉर्मल बनके क्यों दिखा रहा हूँ? फिर उसने कहा कि बेकार की फॉर्मेलिटी छोड़ो और जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि उसे अभी अपना कमरा भी ठीक करना है। फिर हम दोनों स्कूटी लेकर चल दिए। तभी रास्ते में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ कितना मुलायम है। मैं फिर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि क्या उसने सच में कोई ऑपरेशन करवाया है। उसने फिर वही जवाब दिया कि आखिर कितनी बार समझाए कि वो हमेशा से लड़की थी। मैंने तुरंत पूछा कि अगर ऐसा था तो उसने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं? क्यूली कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली कि उसे डर था कहीं सच जानने के बाद मैं उससे दोस्ती ही न तोड़ दूं। मैंने तुरंत कहा कि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरी ही पुरानी बात याद दिला दी। बचपन में जब कुछ लड़कियां मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आई थी, तब मैंने साफ कह दिया था कि मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता। उसकी बात सुनते ही मुझे अपनी ही हरकत पर शर्म आने लगी। सच तो ये था कि उस उम्र में लड़कियों के साथ खेलना हम लड़कों के लिए शर्म की बात थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कितनी अजीब कहानी अब मेरी अपनी जिंदगी में घट रही है। क्यूली मुस्कुराकर बोली कि इतने सालों तक मैं उसे क्यों भाई कहता रहा हूँ, अब समय आ गया है कि एक बार क्यों दीदी भी कहकर देखूं। लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। मैंने साफ कह दिया कि घर पहुंचते ही उसे एक एक बात का जवाब देना होगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली कि आज तो छोटा भाई ही बड़ी बहन से हिसाब मांगने लगा। अब घर पहुंचते ही क्यूली ने सबसे पहले खिड़कियां खोल दी। कमरे में हल्की सी घुटन थी, इसलिए उसने कहा कि पहले थोड़ी ताज़ी हवा आने देते हैं। फिर उसने मुझे आराम से बैठने को कहा और याद दिलाया कि अगर मैंने जल्दी फ्रूट टी नहीं पी तो उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी। मुझे तभी एक बात याद आई और मैंने उससे पूछा कि वो एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले वापस कैसे आ गई। मैंने सोचा था कि दूसरे शहर से ट्रांसफर लेना काफी मुश्किल होगा। क्यूली ने बताया कि असल में उसका नाम शुरू से ही इसी स्कूल में दर्ज था। वो दूसरे शहर सिर्फ कुछ समय के लिए गई थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी उसने यहीं से देने का फैसला किया था, इसलिए वापस आने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। मैंने उत्सुकता से पूछा कि उसे किस क्लास में रखा गया है। उसने बताया कि 2 दिन पहले ही उसकी क्लास टीचर से बात हुई थी और उनका सरनेम ली है। ये सुनते ही मैं उछल पड़ा, क्योंकि मेरी क्लास टीचर भी ली मैडम ही थी। मैंने तुरंत कहा कि इसका मतलब वो भी क्लास 8 में आएगी। मेरी बात सुनते ही क्यूली खुशी से खिल उठी। उसे याद आया कि मैं भी उसी क्लास में पढ़ता हूँ। उसने हंसते हुए कहा कि अब फिर से हम दोनों एक ही क्लास में रहेंगे। उसका इतना खुश होना देखकर मैंने मजाक में कहा कि वो बेवजह इतना एक्साइटेड हो रही है, मुझे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनते ही उसने शक भरी नजरों से पूछा कि कहीं इन 3 सालों में मैंने कोई नया बड़ा भाई तो नहीं बना लिया। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो हर किसी को अपना बड़ा भाई बना ले। मैं कोई मौका परस्त इंसान नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर क्यूली जोर से हंस पड़ी। उसने मुझे बचपन की याद दिलाई कि कैसे सिर्फ एक पैकेट स्पाइसी स्ट्रिप्स खिलाकर उसने मुझे अपना छोटा भाई बना लिया था। उस समय मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहता था और हर बात पर उसे भैया कहकर बुलाता था। उसकी बातें सुनकर मुझे शर्म आने लगी। मैंने जल्दी से कहा कि अब बचपन की बातें छोड़कर सफाई पर ध्यान देते हैं। मैं भी उसके साथ घर साफ करने में लग गया। मुझे काम करता देखकर क्यूली मुस्कुराई और बोली कि मैं उसकी इतनी मदद कर रहा हूँ, कम से कम इसके लिए उसका शुक्रिया तो बनता है। मैंने मजाक में कहा, ठीक है, हमारी श्याओ जी सबसे अच्छी है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी प्यारी मुस्कान आ गई कि कुछ पल के लिए मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसी पल मेरे मन में अजीब सा ख्याल आया। मैंने तुरंत खुद को समझाया कि ये वही क्यूली है जिसके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। बेकार की बातें सोचने का अब कोई मतलब नहीं है। अब अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मुझे लगा कि शायद पापा होंगे, इसलिए मैंने नींद में उसे पापा कह दिया। लेकिन सामने क्यूली खड़ी थी। उसने तुरंत कहा कि अरे मेरे बेटे, इतना झुककर नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। तब उसने गुस्से में डांटते हुए कहा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। उसे देखकर मेरा मन कर रहा था कि उसके गाल खींच लूं, पर फिर मुझे याद आया कि ये तो वही दोस्त है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। तब उसने बताया कि बस कुछ सामान देने के लिए आई थी। तब मैंने उसका धन्यवाद किया और अंदर आने के लिए कहा।
फिर जब हम अंदर आए तो मेरी माँ आराम से फोन में सीरियल देख रही थी, लेकिन जब उनकी नजर क्यूली पर गई तो वो एकदम शॉक हो गई। क्यूली ने उन्हें देखते ही नमस्ते किया, लेकिन मेरी माँ को तो उसे देखकर सदमा लग गया था। उन्होंने हैरानी से पूछा कि इतनी खूबसूरत लड़की कौन है, क्या तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है? फिर जब मेरी माँ ने उसे गौर से देखा तो कहा कि ये तो काफी संस्कारी लड़की है, लगता है मेरे बेटे की किस्मत चमक गई है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो मेरे बेटे की क्लासमेट है। तब मैंने हंसते हुए कहा कि ये क्यूली है, जिसे मैं बचपन से क्यू भाई कहता आया हूँ, अब इसे क्यू दीदी कहना पड़ेगा। माँ पहले तो यकीन ही नहीं कर पाई। उन्होंने हैरानी से पूछा कि क्या यही वो क्यूली है जिसे वे हमेशा लड़का समझती थी। क्यूली मुस्कुराकर बोली कि वो शुरू से ही लड़की थी, बस उसका स्वभाव थोड़ा लड़कों जैसा था। उसकी बात सुनकर माँ को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा कि अच्छा हुआ, उन्होंने उसे भूला नहीं। फिर प्यार से उसे अपने पास बैठा लिया और तरबूज के बीज देते हुए उससे बातें करने लगी। माँ ने पूछा कि उसके मम्मी पापा साथ क्यों नहीं आए। क्यूली ने बताया कि वो पहले अकेले ही वापस आई है ताकि आराम से पढ़ाई शुरू कर सके। उसके माता पिता और छोटी बहन कुछ दिन बाद आने वाले हैं। ये सुनते ही माँ ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि मैं फ्रिज से दही निकाल कर ले आऊं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इतने साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं क्यूली का वही छोटा भाई बना हुआ था जो उसके हर छोटे बड़े काम में लगा रहता था। फिर जब दही लेकर वापस आया तो मैंने देखा कि दोनों मजे से बातें कर रही थी। माँ ने उससे पूछा कि तुम काफी बदल गई हो और अब तुम लंबे बाल भी रखने लगी हो। तब क्यूली मुस्कुराकर बोली कि पहले उसे छोटे बाल ज्यादा आसान लगते थे, लेकिन धीरे धीरे लंबे बालों की आदत हो गई। अब इतने सालों से इन्हें बढ़ाया है, इसलिए काटने का मन ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर माँ तो खुशी से पागल ही हो गई। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए लंबे बाल सच में बहुत कीमती होते हैं। फिर मैंने भड़कते हुए कहा कि माँ, वो हमें बचपन में बेवकूफ बनाती थी, इसलिए छोटे बाल रखती थी ताकि हम उसे लड़का समझे। तब क्यूली तुरंत बोली कि उसने मुझे कभी बेवकूफ नहीं बनाया, मैं ही इतना बेवकूफ था कि कभी पहचान नहीं पाया। हमें आपस में झगड़ा करते देख माँ मन ही मन खुश होने लगी। फिर माँ ने हमें ज्यादा छेड़ा नहीं और कहा कि वो थक गई है, इसलिए आराम करने जा रही है। फिर इसके बाद जब क्यूली ने मेरी गोद में बैठी बिल्ली को देखा तो उसने हैरानी से पूछा कि मैंने इसे कब पाला। तब मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया और बताया कि हाई स्कूल के पहले साल उसे ये सड़क पर मिली थी। उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए वो इसे अपने घर ले आया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि मैं आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही हूँ। बचपन में भी अगर रास्ते में कोई छोटा सा कीड़ा भी मिल जाता तो मैं उसे बचाने की जिद करने लगता था, यहाँ तक कि कीड़ों को भी मारने नहीं देता था। उसकी ये बात सुनकर मैंने तुरंत विरोध किया और कहा कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर कोई कीड़ा दिख जाए तो बिना सोचे चप्पल से उसे मार दूंगा। अब इसके बाद क्यूली भी उस बिल्ली के साथ खेलने लग गई। तब मैंने तुरंत कहा कि वो उसे गलत तरीके से कर रही है। तब मैंने उसे खुद सही तरीके से करके दिखाया, जिससे बिल्ली भी काफी खुश हो गई थी। फिर वो बार बार मुझसे एक बार खुद पकड़ने की जिद करने लगी। पहले तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन फिर वो मेरे काफी करीब आकर जिद करने लगी, जिससे मुझे एहसास हो गया कि ये सच में एक लड़की ही है। उससे काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। तब मैंने शर्माते हुए बिल्ली उसकी गोद में रख दी। वो अभी उसके साथ खेल ही रही थी कि तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और पापा अंदर आ गए। वो आज काफी थके हुए लग रहे थे। क्यूली ने उन्हें देखते ही नमस्ते किया। तब मेरे पापा पहले तो उसे देखकर शॉक हो गए, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लगता है उनका बेटा अब बड़ा हो गया है, इतनी सुंदर लड़की घर तक आ पहुंची है, कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। लेकिन फिर जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। फिर जैसे ही वो कुछ बोलते, मम्मी बीच में आ गई और उन्हें चुप कर दिया। उन्होंने बताया कि ये वही क्यूली है जिसे हम सब इतने सालों तक लड़का समझते रहे, असल में वो शुरू से ही लड़की थी। तब पापा को सारी बात समझ आई। फिर मम्मी उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाने लगी और जाते हुए क्यूली से प्यार से कहा कि आज रात वो यहीं हमारे साथ खाना खाएगी। क्यूली ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। अब इसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और शरारत से बोली, अरे छोटे भाई जरा इधर आओ। अब अगले दिन जब हम स्कूटर से स्कूल जा रहे थे, फिर मैंने जैसे ही उसकी कमर पे हाथ रखा तो मुझे अचानक याद आया कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की की कमर पकड़कर बैठना था, और वो लड़की कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरी बचपन की सबसे करीबी दोस्त थी। मेरी हालत देखकर उसने गुस्से से कहा कि मैं उसकी बचपन की दोस्त ही तो हूँ, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। फिर मैंने उससे कहा कि अब वो किसका इंतजार कर रही है, जल्दी से स्कूटर स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है। मेरी बात सुनकर क्यूली सोचने लगी कि इतनी भी क्या जल्दी है, ऐसा नहीं है कि मुझे चलानी नहीं आती। फिर इसके बाद थोड़ी ही देर में हम स्कूल के गेट पर पहुंच गए। हमें देखते ही एक लड़की ने गार्ड से कहा कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है और वो बिल्कुल अलग लग रही है, हो सकता है कि वो बाहर की कोई बिगड़ैल लड़की हो। हमारा नंबर 1 हाई स्कूल इस राज्य का सबसे अच्छा स्कूल है, हम किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने दे सकते। तब गार्ड ने क्यूली को देखते ही रोक लिया। उसने कहा कि बिना स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर नहीं जा सकती। मैंने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि क्यूली कोई बिगड़ैल लड़की नहीं है। फिर मैंने गार्ड के हाथ से रजिस्टर लिया और उसे क्यूली को अपना नाम लिखने के लिए दे दिया। तब उस लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे लेकर आया हूँ। तब मैंने उसे बताया कि ये हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट है और आज से इसी स्कूल में पढ़ेगी। फिर मैंने क्यूली को रजिस्टर में उसका नाम लिखने के लिए कहा। वही मेरा नाम सुनते ही गार्ड का रवैया बदल गया। उसने हमें बिना किसी और सवाल के अंदर जाने दिया। हम दोनों को साथ में देखकर वो लड़की जलने लग गई कि आखिर मैं यानी किन झी एक लड़की को स्कूल लेकर क्यों आया है। वहीं पर स्कूल में कदम रखते ही क्यूली चारों तरफ देखने लगी। उसने खुशी से कहा कि ये स्कूल उसके पुराने स्कूल से कहीं बेहतर है। अगर उसके पास कैमरा होता तो यहाँ की ढेर सारी तस्वीरें जरूर लेती। मैंने हंसकर कहा कि आखिरकार ये पूरे देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। फिर उसे समझाया कि मेरे पीछे पीछे चले, वरना इतने बड़े कैंपस में रास्ता भटक जाएगी। कुछ देर बाद हम एकेडमिक बिल्डिंग तक पहुंच गए। मैंने उससे कहा कि अब वो खुद क्लास टीचर से मिल ले, क्योंकि मुझे अपनी क्लास में जाना है। लेकिन उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि अकेले अंदर जाने में उसे घबराहट होगी, उसे मेरे साथ ही चलना होगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अभी कुछ देर पहले तक खुद को मेरी बड़ी बहन बता रही थी और अब इतनी सी बात पर डर रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसके साथ गया तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तभी उसने बड़े प्यार से कहा कि वो तो एक मासूम सी लड़की है,
क्या उसका छोटा भाई होने के नाते मदद नहीं कर सकता? फिर वो मुझे घसीटते हुए स्टाफ रूम में ले आई। अंदर पहुंचते ही क्यू ली ने ली मैडम को नमस्ते किया। तब मैडम ने उसे बैठने के लिए कहा और बताया कि वो उन्हें अब सब समझा देंगी। फिर दोनों आपस में बातें करने लग गई और मैं चुपचाप वहाँ बैठ गया। तभी मैडम ने मुझे देखा और पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं सिर्फ उसे रास्ता दिखाने आया हूँ। इसके बाद ली मैडम ने पूछा कि क्या हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। ये सुनते ही उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि क्लास में अभी कोई खाली डेस्क नहीं है, इसलिए मुझे क्यू ली के लिए एक डेस्क लाकर लगानी होगी। उनकी बात सुनते ही मैं मन ही मन सोचने लगा कि चाहे मैं क्यू ली को जानता हूँ या नहीं, ये काम तो आखिर मेरे ही हिस्से आने वाला था। मेरी शक्ल देखकर ली मैडम हंस पड़ी और बोली कि एक ही क्लास के स्टूडेंट्स अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। उनकी बात सुनकर मैंने भी बिना बहस किए हामी भर दी और डेस्क लाने के लिए बाहर निकल गया। मैं भी डेस्क उठाने ही जा रहा था कि पीछे से क्यू ली ने मुझे देखकर गुस्से से कहा कि मैं तो अभी से उसकी मदद करने में आनाकानी कर रहा हूँ। उसने तो मन ही मन फैसला भी कर लिया था कि अगली बार कोई स्वादिष्ट चीज होगी तो मुझे बिल्कुल नहीं खिलाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा और मजाक में कहने लगा कि छोटे भाई का काम ही अपनी बड़ी बहन की सेवा करना होता है, उसके लिए मेहनत करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से बड़ा भाई और छोटा भाई वाली बात निकली, क्यू ली का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने जल्दी से मुझे धीरे बोलने को कहा। फिर उसने कहा कि ऐसी बातें हम दोनों के बीच तब ठीक लगती हैं जब हम अकेले हों, लेकिन क्लास टीचर के सामने तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं मर जाऊं। हमें देखकर मैडम ली भी हंसने लग गई। फिर क्यू ली ने मुझे जबरदस्ती क्लास के बाहर पटक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। तब मैंने सोचा कि ये घर पे तो कितनी बहादुर बनती है, अब देखो इसकी सारी हवा निकल गई। वही मैडम ने हमें देखकर कहा कि इन बच्चों की जवानी का जोश देखकर मुझे काफी जलन हो रही है, क्योंकि मैं 30 साल की हो गई लेकिन अभी तक सिंगल हूँ। अब इसके बाद मैं और मेरा दोस्त बाहर खड़े थे। उसने मुझे देखते पूछा कि मैं इतनी देर से क्या देख रहा हूँ, कहीं मैं किसी लड़की को तो नहीं देख रहा। तब मैंने उसे बताया कि मैं किसी लड़की को नहीं देख रहा, मेरा दिल पहले से ही किसी लड़की के पास है। तब उसने हंसते हुए शर्त लगा दी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर मेरे आसपास कभी कोई लड़की दिखाई दे गई तो वो अपनी कॉपी तक खा जाएगा। अब इसके बाद मैडम ली ने क्यू ली से कहा कि हमारी क्लास का माहौल काफी अच्छा है और तुम किन झी को भी जानती हो, वो तुम्हें सब समझा देगा। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, आज से तुम उसके बगल में ही बैठ जाना, इससे तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यू ली तो ये सुन के खुश हो गई और कहा कि वो ऐसा ही करेगी। तब मैडम ली ने कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम दोनों सच में काफी करीब हो। तब क्यू ली ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेशक हम दोनों काफी करीब हैं। फिर मन ही मन सोचने लगी कि वो गधा बस ये बात मानना नहीं चाहता, वो तो बस मुझे अपनी बचपन की दोस्त मानता है। फिर इसके बाद वो मेरे पास आई और कहा कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने अभी तक मेरी डेस्क उठाने में मदद नहीं की, अगर नहीं करना चाहते तो मुझे बता सकते हो। वही हम दोनों को साथ में देखकर मेरा दोस्त हैरान हो गया और चुपचाप वहां से भाग गया। तब मैंने उससे काफी शांत स्वर में कहा कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर आगे जाते हुए क्यू ली ने मुझसे कहा कि वो डेस्क उठा लेगी क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है और मैं बस कुर्सी उठाकर ला सकता हूँ। तब मैंने कहा कि रहने दो, ज्यादा पहलवान बनने की कोशिश मत करो, अगर मैंने तुम्हें डेस्क उठाने दी तो मेरी क्लास के सामने क्या इज्जत बचेगी, तुम वैसे भी कितनी दुबली पतली हो। तब उसने गुस्से में अपने डोले सोले दिखाते हुए कहा कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वो काफी कमजोर है। अब इसके बाद मैंने उसकी डेस्क क्लास में रख दी। तब बाकी बच्चे उसे देखकर बातें करनी शुरू कर दी। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, पहले ही दिन इतनी खूबसूरत लड़की को पटा लिया। तब मैंने उसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा वो समझ रहा है, पर उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और बोलने लगा कि वो लड़की काफी खूबसूरत है, तो तुम पूरा ट्राई करना, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तब मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि वो ज्यादा सुंदर है या झाओ लूसी। तब उसने तुरंत कहा कि उसकी झाओ लूसी ज्यादा सुंदर है। तब उसने माथा पकड़ते हुए कहा कि मैं उसे बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तब मैंने उससे कहा कि जल्दी करो, कहीं और तुमसे पहले बाजी न मार ले। फिर मैंने उसे सलाह दी कि झाओ लूसी आजकल पढ़ाई में काफी कमजोर लग रही है, तो तुम ट्यूशन के बहाने उससे बात कर सकते हो। वो ये सुन के काफी खुश हो गया और कहने लगा कि ये बात आखिर उसने पहले क्यों नहीं सोची। तभी मैडम ली ने सबको बताया कि आज से हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट पढ़ेगी। फिर क्यू ली ने अपना परिचय दिया। उसने मुस्कुराकर अपना नाम बताया और कहा कि आगे की स्कूल लाइफ में वो सबके साथ अच्छे से मिलकर पढ़ना चाहती है। उसकी ये बात सुन के सारे लड़के उसके प्यार में पागल हो गए। फिर इसके बाद वो सीधा मेरे पास आई और मन ही मन सोचने लगी कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, तुम्हारे साथ बैठने में तो काफी मजा आएगा। तभी मेरे दोस्त ने खड़े होकर कहा कि मैडम ली, क्या आप मेरी सीट बदलकर किंजी को दे सकते हैं, मैं अपनी सीट बदलना चाहता हूँ। लेकिन मैडम ली ने उसे चुपचाप बैठा दिया और उसे क्लास के बाद ऑफिस में मिलने के लिए कह दिया। अब क्लास खत्म होने के बाद एक लड़का झैंग फूशिंग क्यू ली के पास आया और अपनी कार की चाबी दिखाकर कहने लगा, आज मौसम काफी खराब हो चुका है, लगता है आज तूफान आने वाला है। उसने मेरी पुरानी सेकंड हैंड साइकिल का ताना मारते हुए कहा कि अगर वो मेरे साथ जाएगी तो बारिश में भीगना तय है। फिर उसने अपनी मर्सिडीज की चाबी दिखाते हुए कहा कि वो आराम से उसे घर छोड़ सकता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं भागकर उसके पास गया और जोर से उसे एक लात मारी और कहा कि पालतू कुत्ते रास्ता नहीं रोका करते, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तब उसने चिढ़ते हुए कहा कि मेरे पास तो कोई छाता भी नहीं है, अगर क्यू ली मेरे साथ जाएगी तो वो पूरी भीग जाएगी। तब मैंने बिना झिझक जवाब दिया कि क्यू ली को मेरी साइकिल पसंद है, किसी और की गाड़ी नहीं। इतना कहकर मैंने उसे दूर पटक दिया। वो बेचारा काफी डर गया। फिर हम दोनों भी वहाँ से बाहर चले गए। आगे बारिश की वजह से काफी फिसलन हो रही थी, इसलिए मैंने उसे संभल कर चलने के लिए कहा। तब उसने मुझे पकड़ लिया और सोचने लगी कि भले ही वो आज नहाकर नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब हम दोनों बाहर आ गए। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि हमें जल्दी चलना चाहिए, बारिश कभी भी आ सकती है। तब मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी हमेशा सही नहीं होती। फिर मैंने मजाक में कहा कि अगर मैं भीग भी गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस जैसी दुबली पतली लड़की अगर भीग गई तो जरूर बीमार पड़ जाएगी। तब क्यू ली ने तुरंत कहा कि घर ज्यादा दूर नहीं है, अगर थोड़ा तेज चलेंगे तो कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि पैडल मुझे मारने हैं, उसे नहीं, और वैसे भी किसी को पीछे बैठाकर साइकिल चलाना इतना आसान नहीं होता। और एक बार इस कबाड़ जैसी साइकिल को देखो
कोई चोर भी इसे चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। तब उसने मजाक में कहा कि अगर मैं थक गया हूँ तो वो खुद साइकिल चला लेगी। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि ये काफी अजीब लगेगा, और वैसे भी तुम जैसी दुबली पतली लड़की पैडल मार ही नहीं पाएगी। मेरी बात सुनकर उसने तुरंत याद दिलाया कि बचपन में तो वही मुझे साइकिल पर बैठाकर घुमाया करती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि वो बचपन की बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। बचपन में हमारी लंबाई और वजन लगभग बराबर था, लेकिन अब मेरा वजन काफी बढ़ चुका है, और जरा एक बार अपनी तरफ देखो। फिर हम दोनों साइकिल से घर जाने लगे। रास्ते में मैंने पूछा कि क्या उसे ठंड लग रही है। तब उसने कहा कि उसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं हुई, बस तेज हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे हैं। तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाकर बाल धोने हैं, इसलिए बाल बिखरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में अचानक आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। क्यूली घबराकर बोली कि जल्दी चलो, बारिश शुरू हो गई। मैंने पूरी ताकत से पैडल मारते हुए कहा, इतनी जल्दी मत मचाओ, मैं तो पहले ही खड़े होकर पूरी ताकत से साइकिल चला रहा हूँ।